गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे एंड मस्त होगे अपनी लाइफ में। सो मैं आप सबके बीच में लेके आई हूँ BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का थर्ड सेशन। मैंने इससे पहले 2 क्लासेस कराए थे, तो ये है मेरा थर्ड क्लास। तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी एंड आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते क्या है इसमें। तो आज का है हम लोग का लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल। तो देखते हैं। द 2 फैक्टर्स वी कंसिडर अबव, रेडीनेस एंड मोटिवेशन, आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट हैपेंस टू द चाइल्ड। तो 2 फैक्टर्स जो है, एक तो रेडीनेस जो उसका विलिंगनेस है स्टडी करने का, दूसरा मोटिवेशन कि तुम कर सकते हो। ये 2 चीज़ें जो चाइल्ड को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और चाइल्ड इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड भी होता है। इन अदर वर्ड्स बाय एक्सटर्नल इवेंट्स, और ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इवेंट्स भी होता है। तो ये 2 फैक्टर्स इन बहुत अफेक्टेड होते हैं। बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट, स्टूडेंट्स रेडीनेस एंड मोटिवेशन कैन बी चेंज्ड। तो अगर एनवायरनमेंट को बदले तो इन लोग का जो विलिंगनेस और मोटिवेशन है वो कहीं ना कहीं बदल सकते हैं। ठीक है। देयर आर ऑल्सो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लर्निंग दैट लाई विद इन द चाइल्ड एंड सीम टू बी फेयरली स्टेबल। तो वो फैक्टर्स भी होते हैं जो चाइल्ड को इन्फ्लुएंस करता है कुछ सीखने में, और उन लोग को स्टेबल सिचुएशन भी प्रोवाइड करता है जो उन लोग का विलिंगनेस को बहुत इंक्रीज करता है कि नहीं हम लोग को सीखना है। ठीक है, आपको बस मेरी आवाज़ पे ध्यान देना, बैकग्राउंड पे जो भी चल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है। When we describe a person, we usually focus on such qualities। तो हम लोग जब किसी पर्सन को देखते हैं, बेसिकली हम लोग देखते हैं वो कितना मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है, तो हम लोग ये सब क्वालिटीज़ पे फोकस करते हैं। As a students of literature at high school, we all have written character sketches of individuals who appear as character in plays or stories। तो अपने स्कूल लाइफ में भी हम लोग ने काफ़ी ऐसे स्केचेस एंड कैरेक्टर्स को बनाए हैं जिसको हम लोग स्टोरीज़ में देखते थे, लाइक कॉमिक्स में पढ़ते थे, चाहे छोटा भीम हो या किसी से भी। तो कहीं ना कहीं ये सब कैरेक्टर्स हम लोग को बहुत इन्फ्लुएंस करता था। तो ये सब हम लोग ने कहीं ना कहीं प्ले बुक, स्टोरी बुक में देखा है ये सब को। ठीक है। द क्वालिटी फोकस्ड ऑन आर वंस दैट लाई विद इन एंड डू नॉट चेंज। तो उसमें वो क्वालिटीज़ दिखाया गया जो उन लोग में होता है, जो हम लोग जिससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो बदलता नहीं है। ठीक है। तो certain qualities of individual that are related to their general nature or personality are of interest to us in the context of learning at school। तो बेसिकली हम लोग किसी की क्वालिटीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हम लोग स्कूल में मिलते हैं उन लोग के भी काफ़ी ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जिसमें हम लोग किसी इंसान से अट्रैक्ट होते हैं, उन लोग का नेचर और पर्सनैलिटी देख के हम लोग उससे जुड़ते हैं एंड उसी वजह से हम लोग अपने फ्रेंड्स को भी चूज़ करते हैं। तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं स्कूल बैकग्राउंड से सीखने के लिए मिलता है। वी नाउ लुक एट सम ऑफ दिस क्वालिटीज़ दैट डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो ये हम लोग को चिल्ड्रन स्पेसिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। We must remember that this characteristic, especially of school age children, are not altogether fixed। तो हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि हर कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स का अलग होता है, सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। किसी में एंगर ज़्यादा होता है, तो किसी में हैप्पीनेस ज़्यादा होता है, किसी में कोई बहुत साइलेंट एटीट्यूड का होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। तो सबका अलग अलग है। कोई बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, तो कोई हद से ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी होता है। तो इस तरह से हर किसी का अलग होता है आइडेंटिटी, एंड हर किसी को हम लोग नहीं बोल सकते कि नहीं ये कोई फिक्स्ड होगा बोल के, ये अभी ऐसा है तो बाद में भी वैसा ही होगा। तो बहुत चेंजेस भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। Though relatively stable, they can change gradually and teachers and peers can contribute to this process। तो ऐसा नहीं कि इन लोग पे चेंजेस नहीं ला सकते, चेंजेस भी हो सकता है और इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स लोग भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। Some qualities appear to be more related to the capacity to learn and solve problems, especially in the context of studies at school। कुछ हम लोग का जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है वो हम लोग के स्कूल में सॉल्व किया जा सकता है। एंड सेकेंड कैटेगरी इज मोर रिलेटेड टू प्रेफरेंसेस एंड हैबिचुअल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। दूसरा कैटेगरीज है जो है वो हम लोग का चॉइस पे बात होता है कि करने की चाह होनी चाहिए और हैबिचुअल वेज, उसको एक आदत बनाना चाहिए कि नहीं हम लोग चेंज करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज़ व्हाट अ पर्सन इज़ कंफर्टेबल विद। जैसे मैंने बोला कि अगर आप करना ही नहीं चाहोगे, आपको वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप कर भी नहीं पाओगे। अगर आप वो करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो काम भी करेगा। फीलिंग्स एंड सोशल रिलेशनशिप आर कवर्ड हेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंग मोर इन कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, इसमें पहला चीज़ है जनरल सोशलिस्टिक एबिलिटी।
स्कॉलिस्टिक एबिलिटी, सॉरी मैंने इसको मिस प्रोनाउंस किया, जनरल स्कॉलिस्टिक एबिलिटी। तो इसमें क्या है वो देखते हैं फटाफट से। वन ऑफ द वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड्स व्हेन टीचर्स एंड पेरेंट्स टॉक अबाउट देयर चिल्ड्रन इन स्कूल इज़ ब्राइट। तो ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जो जनरली एक स्टूडेंट को इंडिकेट करने के लिए एक टीचर यूज़ करता है एंड अपने चिल्ड्रन को इंडिकेट करने के लिए अपना कोई पेरेंट यूज़ करता है। क्या है ये वर्ड? ब्राइट। Parents sometimes compare one child with a brother or sister and describe one as a bright and other as less so. तो वो हर घर में ही होता है, किसी किसी का होता है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो दूसरा थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से वो किसी वन को दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है। टीचर्स ऑल्सो नो हु द ब्राइट वंस इन देयर क्लासेस आर। उसी तरह टीचर्स को भी पता है कि कौन ज़्यादा ब्राइट है, कौन थोड़ा सीखने में कमज़ोर है। The term is associated with ability to understand and remember what is taught in various subjects. तो ये bright है जो वर्ड ये जुड़ा हुआ है इस चीज़ से कि क्या क्या सिखाया जाता है, काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। लर्निंग क्विकली एंड डूइंग वेल इन टेस्ट, तो इसको जानने के लिए लाइक टेस्ट से भी पता चलता है, और दूसरा बात अटेंडेंस से भी पता चलता है, और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी पता चलता है कौन ज़्यादा ध्यान दे रहा है और कौन थोड़ा कम। ठीक है। It is unfortunately often used carelessly It is unfortunately often used carelessly as we shall see later in the section. तो कभी कभी इसको ये जो ब्राइट टर्म है कभी ये नेगेटिव टर्म पे चला जाता है किसी किसी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि उन लोग अपने टास्क को लेकर थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है। So the basis of the term is the notion of intelligence, which is well known but not well understood. तो मेन केस है इंटेलिजेंस का बेसिस पे, जो जानते तो सब है लेकिन समझते बहुत कम है। सॉरी। ठीक है। It is true that some individuals consistently perform better in school tests and are good at solving puzzles and riddles and are adept at memory based games. कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, एक ही बार में समझ जाते हैं चीज़ों को, एंड उनका दिमाग इतना क्रिएटिव होता है कि वो पजल्स को भी सॉल्व कर देते हैं, रीडल्स को भी सॉल्व कर देते हैं, एंड गेम लाइक बोर्ड गेम्स जैसे चेस एंड ऑल में इन लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ठीक है। दे डू रिलेटिवली वेल ऑन मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंट टेस्ट विच हैव आइटम्स ऑन रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा मैंने आपको कहा। तो इन लोग ये सब में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। द मेंटल क्वालिटी और एबिलिटी दैट सच टेस्ट मेजर इज ऑल्सो कॉल्ड स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। इसको आपको हाईलाइट करना है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड को। ठीक है। सो आपको इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड पे। सिंस दिस सीम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स टू डू वेल इन दिस स्टडीज़ विच आर रिलेटेड टू स्कूल सब्जेक्ट्स। तो मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो टेस्ट के थ्रू जानने में मिलता है हम लोग को। इसका दूसरा नाम हम लोग का स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड भी है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को और जानने में कि वो स्टडीज़ में कितने इंटरेस्टेड है और कितना फोकस है उनका स्टडीज़ के थ्रू, और ये स्कूल सब्जेक्ट्स में इनका इंटरेस्ट जानने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। We need to remember that label studies does not include learning in many areas which are seen as important for the holistic or well-rounded development of the child. Art, music, dance, sports, drama, teamwork, caring for others, leadership and so on. तो ये जो टर्म स्टडीज़ है, हम लोग सिर्फ इसको सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं देख सकते हैं, ये और भी दूसरा पार्ट भी है। लर्न करना, स्टडी करना मतलब अपने अराउंड अपने लोग से घुल मिलना या बाकी किसी करिकुलम एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाना, रुचि दिखाना, ये भी स्टडीज़ का ही होता है। तो एक स्टूडेंट उसमें कितना खड़ा उतरता है ये भी देखा जाता है इसमें। फिर चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, ड्रामा हो, टीम वर्क हो, या इसमें इन लोग कैसे एक कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल दूसरों से इंटरेक्ट करता है वो देखा जाता है इसमें। ठीक है। Obviously, students with a higher level of scholastic ability will perform better in many class activities and tests related to them than others. तो जिसमें ये कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है, एबिलिटीज़ ज़्यादा है, वो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। Especially when knowing and remembering what is in prescribed text and writing long answers are involved. तो चाहे इन लोग का टेस्ट, रिटन टेस्ट हो या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, इन लोग अपना बेस्ट देते हैं, तो इन लोग का बेस्ट ही होता है। But curriculum transaction today are also includes more open-ended activities not linked to a single correct answer, dialogue, dramatization of themes, situation from stories and poems, creating display charts, sharing experiences outside school and so on. तो क्या बोला गया इसमें कि दूसरा जो
करिकुलम ट्रांजेक्शन्स जो आज का होता है, जिसमें और भी एक एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि डायलॉग होता है, ड्रामेटाइजेशन होता है, थीम्स होता है, स्टोरीज होता है, पोएम्स होता है, और इसमें जो भी मेंशन किया वो उन लोग को उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी देखा जाता है। In this wider context of activities where written answers to text questions are only one component, जहाँ ये सिर्फ एक ज़रिया होता है, एक टेस्ट लेना एक तरीका होता है, वहीं पे दोज स्टूडेंट विथ हाई स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड विल नॉट ऑटोमेटिकली हैव एनी बिग एडवांटेज। तो उसी जगह में जहाँ इन लोग की मेंटल एबिलिटी पजल सॉल्व करने में इन लोग इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो अगर इन लोग ये एरियाज़ में एक्टिव नहीं हुए तो इन लोग को कहीं ना कहीं इतना स्कॉलस्टिक होना एडवांटेज नहीं भी दे सकता है। So we can state that the general level of scholastic ability of students does not influence their language learning in class in a strong and consistent way। तो ये चीज़ इन लोग का ब्रेन का जो ये चीज़ है कि इन लोग फटाफट सब कुछ लर्न कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, ये ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ओवरऑल कि लर्निंग में बाकी सेक्टर्स में इन लोग को इतना हेल्प नहीं करता जितना ये सब पजल सॉल्विंग, टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाना, ये सब में इन लोग को हेल्प कर देता है। लेकिन अगर दूसरे हम लोग कॉइन का साइड देखें तो जो ड्रामेटाइजेशन होता है, बाकी होता है ड्रामा, आर्ट, म्यूज़िक, ये सब उस सेक्टर्स में ये स्टूडेंट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज स्पेशली ट्रू नाउ व्हेन कम्युनिकेशन स्किल्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड रादर देन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। तो आजकल ये सब बहुत देखा गया है, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का तो वेटेज बढ़ गया, लेकिन जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक हो रहा है। ठीक है, therefore teachers should not simply assume that learners who get high or low grades in other subjects will perform similarly in the language class। तो एक पार्ट से टीचर्स को दूसरा सब्जेक्ट्स के ऊपर जज नहीं करना चाहिए कि इसने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये स्टूडेंट किसी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, हो सकता है वो आगे जाके दूसरा में और अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, द अर्ली डिस्कशन अबाउट प्रायर लर्निंग रेडीनेस इज रेलिवेंट हेयर। स्टूडेंट्स हु हैव नॉट लर्न व्हाट इज नीडेड एज अ बैकग्राउंड फॉर न्यू लर्निंग विल ऑफ कोर्स फेस डिफिकल्टीज। तो यहाँ पे प्रायर लर्निंग या रेडीनेस का बात नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं करे इसमें। जो स्टूडेंट जो पहले अपने चीज़ों से नहीं सीखे हो, जिसने अपना अटेंशन नहीं पे किया हो, वो बाकी जब कुछ नया सीखते हैं तो ऑफकोर्स डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे ही। दिस इज़ रिलेटेड टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न, नॉट टू लो कैपेसिटी टू लर्न। इन लोग इसलिए वो फेस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग को जो बैकग्राउंड मिलना चाहिए था लर्निंग के लिए उन लोग को वो नहीं मिला, बट ये रीज़न नहीं कि इनकी जानने की कैपेसिटी कम है। ठीक है, while we should be happy about students who are doing well in studies, we must be very careful not to judge others as a low in scholastic abilities without proper evidence। तो वही बोला गया इसमें कि हम लोग को फटाक से ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए कि एक में अच्छा है तो बाकी में नहीं होगा। हो सकता है जो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड में ज़्यादा है वो बाकी एक्टिविटीज़ में कम हो, एंड ये भी हो सकता है ऑन द कॉन्ट्ररी कि जो बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है तो मे बी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड में वो कम हो। ठीक है, we should expect so-called scholastically weak students also do well, especially in the language area। तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है एंड होता भी है कि ऐसे वीक स्टूडेंट्स दूसरे एरिया में अच्छा करें। जो हम लोग देखते हैं कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सपोज एक स्टूडेंट का 98 आया तो दूसरा स्टूडेंट्स का 58 आया, 58% आया, 98% आया, बट जिसका 98% आया मे बी उन लोग को काम नहीं मिलता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जिसका 58% आया उन लोग को काम मिल जाता है। तो उसी तरह से हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड है हम लोग का लैंग्वेज लर्निंग एप्टीट्यूड। We often come across people who have learned a number of languages both at school and colleges when they have traveled abroad। तो हम लोग कई जन से मिलते हैं जो लैंग्वेज लर्निंग में प्रो होते हैं, जो ऑलरेडी स्कूल एंड कॉलेज से सीखते हैं, जो काफ़ी दूर जगह में घूमे भी हैं। ठीक है, so there is a popular idea that some people have a knack for language just like having a feel for music or dancing or being good with one's hand। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई किसी को लैंग्वेज में परफेक्ट होने की आदत होती है, जस्ट लाइक उसको जैसे म्यूज़िक पसंद है, डांसिंग में वो A1 होता है, वो उसका सब चीज़ में वो परफेक्शन होता है, उसी तरह लैंग्वेज में भी वो अपना परफेक्शन दिखाता है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस स्पेशली फॉरेन लैंग्वेजेस बिगेन टू इंक्रीज कवरिंग मोर लैंग्वेज एंड मोर स्टूडेंट्स। तो सेकेंड हाफ सेंचुरीज़ में कि जो लर्निंग का जो एरिया है, जो लैंग्वेज लर्निंग का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था स्टूडेंट्स में और बाकी लोगों में भी। ठीक है,
और ये बढ़ते गया. Linguistic and psychologists took up research on language aptitude and two well-known tests were developed, modern language aptitude test and Carolyn Sapon. तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं एंड लिंग्विस्टिक के जो लिटरेचर लोग होते हैं, तो इन लोग ने जो रिसर्च किया लैंग्वेज एप्टीट्यूड के ऊपर, तो इन लोग को ये 2 टेस्ट मिला और इन लोगों ने 2 टेस्ट डेवलप किया. पहला है मॉडर्न लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट, लेट मी हाईलाइट इट. सो ये दोनों को ज़्यादा इन्होंने किया, ठीक है, डेवलप किया. एंड द पिम्सलर लैंग्वेज एप्टीट्यूड बैटरी और पिम्सलर 1966, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा. दिस टेस्ट हैव सेक्शन डीलिंग विद स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्किल्स लाइक फोनेटिक कोडिंग, ग्रामेटिकल सेंसिटिविटी, साउंड डिस्क्रिमिनेशन, साउंड सिंबल एसोसिएशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड आफ्टर रोटेड लर्निंग. तो ये सब सब्जेक्ट स्किल्स में ये सब का मेजर रोल था. इसको इसने हाईलाइट किया, जैसे कि फोनेटिक हो गया, कोडिंग हो गया, ग्रामर सेंसिटिविटी हो गया, साउंड डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये सब में इन्होंने हाई अटेंशन पे किया, ठीक है. दे डू नॉट लुक लाइक लैंग्वेज टेस्ट एट ऑल एज they focus on some of the hidden cognitive processes that underlie the speaking or listening we normally do while using a language. तो प्रॉपरली इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस नहीं किया, बाकी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया, जैसे कि लिसनिंग हो गया या स्पीकिंग हो गया, लेकिन कोई टोटल लैंग्वेज लर्निंग पे फोकस नहीं किया. ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया. द थ्योरी इज दैट इफ अ पर्सन गेट्स हाई स्कोर ऑन दिस सेक्शंस ही और सी हैज़ बेसिक एबिलिटीज़ विच आर बिग एडवांटेज व्हेन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज. तो इन लोग के हिसाब से जो इस चीज़ पे स्किल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन लोग के लिए बिग एडवांटेज होता था, ठीक है. These tests were found to be fairly useful in identifying potentially good students of language and those who found language study difficult. तो ये कहीं ना कहीं potential students का discrimination में help कर रहा था और इन लोग जान पाए थे कि कौन students अच्छे से सीख पा रहा है और language किसके लिए easy हो रहा है, ठीक है. They were widely used especially in the USA for several years. तो इतना ये important नहीं है ये part. We are interested here in the nature of a basic aptitude for learning language actually which has implication for pedagogy. तो हम लोग यहाँ पे मेन इसलिए हैं जानने के लिए कि बेसिक एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग लैंग्वेज कैसे हेल्प करता है और इसका क्या इम्प्लीकेशन है पेडियोलॉजी में. हियर वी फाइंड दैट द 2 टेस्ट हैव लिमिटेशंस. यहाँ हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि ये जो 2 टेस्ट इन्होंने डेवलप किया उसके कोई लिमिटेशंस भी है. One is that they contain task items which look complicated and only someone who has been educated in formal school for about 8 years would understand this instruction. पहले तो इन्होंने जो बनाया, तो जो इनका गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन था वो हर किसी बच्चे को समझने में ईजी नहीं था. कहीं ना कहीं ये टफ था ये गाइडलाइंस. तो जो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन किए हो, अब्रॉड से एजुकेटेड हो, उनके लिए ही ये ईजी होगा, बाकियों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है. द टेस्ट आर मेंट for older learners and so they do not give us any useful data about the language aptitude of primary school children. तो ये प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन के लिए इतना हेल्पफुल नहीं हुआ, ठीक है. एक सेकेंड. Secondly, they were developed more than a half a century ago. The approach to language instruction then emphasized drills and pattern practice, learning about the system. तो उसके बाद में ऐसे ही इसके बारे में दूसरा एम्फेसाइज किया गया और लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया सेकेंड फेज़ में इसका. नाउ विथ मच ग्रेटर फोकस ऑन मीनिंग एंड पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ द प्रोसेस एंड सब स्किल्स इन्वॉल्व इन लर्निंग वुड बी डिफरेंट. तो आजकल लर्निंग के साथ साथ उसका सबसेट्स भी डिफरेंट हो गया, जैसे जानना सीखना सब कुछ जो पार्टिसिपेशन हो गया पहले से काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है. न्यू एप्टीट्यूड टेस्ट नीड टू बी डेवलप्ड. उसके लिए न्यू एप्टीट्यूड टेस्ट को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. इफ़ वी गो बैक टू व्हाट वी नोटेड अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग एंड लर्निंग कैपेसिटी वी फाइंड देयर इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम विद द आइडिया ऑफ एप्टीट्यूड. तो अगर हम लोग देखें किसी बच्चे के सीखने और सीखने की चाहत पे, तो जो मेन डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम है यहाँ, वो है एप्टीट्यूड का आइडिया का, ठीक है. ऑल चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक देयर होम लैंग्वेजेस लॉन्ग बिफोर दे स्टार्ट फॉर्मल स्कूल. तो हर कोई अपना मातृभाषा अपने घर से सीख लेता है अब किसी भी स्कूल को ज्वाइन करने से पहले, ठीक है. देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स. यहाँ उन लोग को कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे लो, एवरेज या हाई ऑफ एप्टीट्यूड अमॉन्ग चिल्ड्रन. एप्टीट्यूड मतलब किसी भी चीज़ को सीखने का जो डिग्री ऑफ स्केल है, जैसे कोई कम सीखता है कोई ज़्यादा सीखता है, वैसा उन लोग का इनिशियल स्टेज में अपना मातृभाषा को सीखने में वो कोई दिक्कत नहीं होती है. एवरीवन लर्न सक्सेसफुली. वो अपने आप सराउंडिंग्स में सीख जाते हैं. It is true that when the learning of reading and writing starts in school, there are always different success level. तो जब हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता है तो थोड़ा थोड़ा सक्सेस लेवल हर किसी का अलग होता है. कोई स्लो सीखता है, कोई प्रोग्रेसिवली जल्दी सीख लेता है. दिस इज़ द चैलेंज वी फेस. ये हर बच्चा फेस करता है.
हाउ कैन वी मेक द टीचिंग लर्निंग ऑफ द रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज मोर लाइक द सक्सेस स्टोरी ऑफ लर्निंग टू स्पीक द होम लैंग्वेज। तो जैसे हम लोग अपना खुद मातृभाषा को ईजी वे से सीख लेते हैं, उसी तरह से हम लोग रीडिंग एंड लैंग्वेज को ईजी कैसे बना सकते हैं, बात यहाँ पे आती है। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस दैट डिफरेंसेस इन एप्टीट्यूड फॉर लैंग्वेज आर अ फैक्टर इन अर्ली लर्निंग एट स्कूल। तो इसमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि जो ये बता पाए कि एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग कैसे किसी के लिए ईजी या डिफ़िकल्ट हो स्कूल टाइम में लर्न करने के लिए। एनीवे, आवर एजुकेशन पॉलिसी कमिट अस टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस। आजकल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, तो लर्निंग को भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और इजी भी बना रहे हैं। 3 इन मोस्ट केसेस एप्टीट्यूड इज़ नॉट अ रेलिवेंट और हेल्पफुल आइडिया फॉर अस। तो यहाँ भी जो लेवल ऑफ मेजरमेंट या लेवल ऑफ सीखने का होता है वो अब इतना एक हेल्पफुल आइडिया नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग सब सीख पा रहे हैं। लेटर व्हेन कॉलेज लेवल ऑप्शनल एंड एडवांस लैंग्वेज कोर्सेज कम अप, लैंग्वेज एप्टीट्यूड टेस्ट कोर्स कैन हेल्प इन चूजिंग टू स्टडी और नॉट स्टडी लैंग्वेज एज स्पेशल सब्जेक्ट। तो बाद में हम लोग ऑप्शन मिल जाते हैं, हम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सीखते हैं। इट इज़ इन सच ए सेटिंग दैट द एमलेट एंड लैब वेर मोस्ट हेल्पफुल। तो कहीं ना कहीं ये जो 2 रिसर्चेज हुए वो थोड़े हेल्पफुल थे, लेकिन फिर भी इतने हेल्पफुल भी नहीं थे, थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम भी था। तो जो स्टूडेंट्स लोग सीख पाए, जो बहुत हाईली एजुकेटेड थे, वो इसको कवर कर पाए, एंड जो थोड़े कम एजुकेटेड थे, लाइक थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, उन लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ। तो अब जो 1.5.2 है ये मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूँगी। नेक्स्ट क्लास में मेरा यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस यूनिट से बस 2 टॉपिक है, हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। तो सिर्फ 2 टॉपिक और करना है हम लोग को, एंड सुन हम लोग वो करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करके यूनिट 2 में जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।